हेलो, 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 हेलो। मैं हूँ आदित्य सांगवान और मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात आज करने वाला हूँ। हरियाणा सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि हरियाणा सरकार जो है, वो अफ़सर चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, आईएएस ऑफ़िसर्स चला रहे हैं। पर मैं आज आपसे उन्हीं आईएएस ऑफ़िसर के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक बात करने वाला हूँ। बात ये है कि मैं लेटली देख रहा था कि कितने हरियाणा में आईएएस ऑफ़िसर्स और चीफ़ सेक्रेटरीज़ ऐसे हैं जिनको पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स या सर्विस एक्सटेंशन मिला है। तो जब मैं देख रहा था और पर्टिकुलरली 2014 से लेके अभी तक का मैंने जब देखा तो मैं तो चौंक गया पूरा। चौंक इसलिए गया कि 2014 31/12/2014 से लेकर आज तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं चीफ सेक्रेटरीज़ के हरियाणा में, सभी के सभी को या तो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट मिला है या फिर उनको एक तरीके से सर्विस में एक्सटेंशन मिला है। ये सारा सीन चल रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या ये पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स, क्या ये सर्विस में एक्सटेंशंस, क्या ये सही हैं? सो एक तरीके से देखा जाए तो ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, अधिकार है कि वो जिस अफ़सर को चाहे उसको अपॉइंटमेंट दे सकती है, रिटायरमेंट के बाद में उसको सर्विस एक्सटेंशन दे सकती है। तो लीगली ये कहीं पे कोई इसमें अगर हम देखें तो लीगली ये गलत नहीं लगता है। पर ये होता एक्सेप्शनल है, ये रेयर होता है कि किसी पर्टिकुलर अफ़सर को किसी 5 साल के कार्यकाल में 2 बार एक्सटेंशन दिया गया हो या 2-3 अफ़सर को दिया गया हो। पर जब ये नॉर्मलाइज़ हो जाए, ये रूटीन बन जाए और ये न्यू नॉर्मल हो जाए तब सवाल खड़े होते हैं। अब आप देखिए कि हरियाणा में 8 अपॉइंटमेंट हुए हैं, 31/12/2014 से लेकर अभी तक। उन 8 में से 7 चीफ सेक्रेटरी बने और सातों के सात को या तो एक्सटेंशन मिला है या पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट मिला है। जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई, सरकार आने के बाद जो पहले जो चीफ सेक्रेटरी बने वो पीके गुप्ता थे। पीके गुप्ता को एक तरीके से ट्रांजिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे हम देख सकते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल जो था वो बहुत छोटा कार्यकाल था। 1 महीने का उनका कार्यकाल था। उनके बाद जितने चीफ सेक्रेटरी बने उनका हाल मैंने आपको बताया है। अब ये देखिए इसी से सवाल ये उठते हैं कि हरियाणा जो है वो क्या पेंशनर्स पैराडाइस बन गया है? क्या रिटायर हुए लोगों के लिए एक तरीके से पैराडाइस है वो? क्योंकि जब तक आपके वो हरियाणा में नहीं कहते ना कि हाड़ ना टूट ले, हड्डियाँ ना टूट ले, तब तक आप आराम से अपने प्रिविलेज एन्जॉय कर सकते हो सरकार के द्वारा दिए गए। दूसरी बात ये है कि लोग कुछ इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि क्या ये हरियाणा एक गौशाला बना दिया गया है, कि जहाँ पे कोई भी कहीं का बंदा हो, जिसको कहीं ठिकाना ना हो, उसको इस गौशाला में फिट करो आईएएस ऑफिसर्स के लिए और यहाँ पे वो आराम से रहेगा। तो ये जो रूटीन बन गया है और ये मेरिट बेसिस पे नहीं है, ये जो अपॉइंटमेंट्स या एक्सटेंशन जो होते हैं ये कोई मेरिट बेसिस पे नहीं हो रहे, ये इस तरीके से इसको एक नज़र से देखें तो ये फेवरेटिज्म है। सरकार अपने लाडले मनपसंद आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट देती है, उनको एक्सटेंशन देती है और इन्हीं लाडले अफ़सर्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ। तो डीएस डेसी जो हैं, चीफ सेक्रेटरीज़ की है ये लिस्ट, वो 1981 बैच के हैं और 31/12/2014 से लेकर 30/6/2019 तक ये चीफ सेक्रेटरी रहे और एक लंबा कार्यकाल रहा, लगभग साढ़े 4 साल का। तो जो ये भाई साहब हैं, जो जेंटलमैन डीएस डेसी हैं, ये जेंटलमैन रिटायर होने के बाद में 2019 में इनको मनोहर लाल खट्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर का, उस वक़्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। उसके बाद में इनको साथ ही साथ में चेयरमैन हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन। और इनके ऊपर तो सरकार इतनी मेहरबान है कि इनको प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर अर्बन डेवलपमेंट बनाया जाता है। इनको प्रिंसिपल चीफ रेजिडेंट कमिश्नर बनाया जाता है और साथ ही साथ में शायद ये अब भी किसी न किसी पोस्ट पे होंगे। अब डीएस डेसी के बाद आती हैं केसनी आनंद अरोड़ा। ये वो वही 3 बहनें हैं जो चीफ सेक्रेटरी बनी हरियाणा में। अब इन 3 बहनें चीफ सेक्रेटरी तो बनी ही हैं, पर आप चीज़ अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये भी एक बार रिसर्च करिएगा कि इन तीनों बहनों में से पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स और एक्सटेंशन कितनी बहनों को मिले हैं। तो केसनी आनंद अरोड़ा 1983 बैच की 30 जून 2019 से 20 सितंबर 2020 तक चीफ सेक्रेटरी थी और उसके बाद इनको पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट मिलता है किस चीज़ का? चेयरपर्सन हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी। और इनकी खूबसूरती ये भी है कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक
जब ये रिटायर होने वाली थी और चीफ सेक्रेटरी थी, तो 3 हफ्ते पहले इन्होंने एक और पोस्ट की नोटिफिकेशन भी निकाली थी। वो किसके लिए निकाली थी वो आप सबको पता है। अब इसके अलावा इसके बाद बनते हैं विजयवर्धन। विजयवर्धन 85 बैच के हैं, 11 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2021 तक हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रहते हैं। हरियाणा के जब ये चीफ सेक्रेटरी रहे और नवंबर 30 2021 को जब ये रिटायर हुए, तो इनको दिया जाता है अगेन पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट, और ये बनते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हरियाणा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर में। अब खूबसूरती है, आप देखिए इनको भी अपॉइंटमेंट मिला। इनके बाद मिलते हैं बनते हैं संजीव कौशल, 86 बैच के, 1 दिसंबर 2021 से 14 मार्च 2024 तक का एक लंबा कार्यकाल। और जब ये रिटायर होते हैं संजीव कौशल साहब 14 मार्च 2024 को, तो इनको अगेन बनाया जाता है चेयरमैन हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन बनते हैं अगेन पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट। इसके बाद टीवीएसएन प्रसाद 88 बैच के जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। उनका कार्यकाल होता है 15 ऑफ मार्च 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक। और टीवीएसएन प्रसाद 31 अक्टूबर 2024 को जब रिटायर होते हैं, तो इनको अगेन बनाया जाता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। दोबारा इनको इनके पहले प्रीडिसेसर चीफ सेक्रेटरीज की तरह इनको भी एक पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट दिया गया है। और टीवीएसएन प्रसाद के बाद 1990 बैच के अनुराग रस्तोगी जो हैं 1/11/2024 को कुछ दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। अब अनुराग रस्तोगी की अपनी एक कहानी है। जब टीवीएसएन प्रसाद चीफ सेक्रेटरी थे, तो अनुराग रस्तोगी और 3 और आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो हैं, वो टीवीएसएन प्रसाद से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि भाई हम जो हैं, हम लोगों को तवज्जो दी जाए अपॉइंटमेंट्स में, वो इसलिए दी जाए क्योंकि हमारे से पहले वाले जो 2 बंदे हैं, सुमिता मिश्रा और सुधीर राजपाल, ये हालांकि उनके सीनियर हैं पर ये हरियाणा काडर के नहीं हैं, तो इसलिए हम लोगों को तवज्जो दी जाए। पर इसके साथ साथ उस वक्त कोई इस पे फैसला नहीं होता, पर सुमित्रा मिश्रा जो है वो अपना पक्ष रखती हैं और वो कहती हैं कि मैं हरियाणा काडर से ही हूँ, और उनके अपने एक्सक्यूजेज रहते हैं वो जो भी हैं। तो अनुराग रस्तोगी उस वक्त थोड़े दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। और वो थोड़े दिन के लिए क्यों बनाए जाते हैं, ये है इंटरेस्टिंग कहानी। क्योंकि इसके बाद असली खेल होता है डॉक्टर विवेक जोशी का। डॉक्टर विवेक जोशी जो हैं वो सेंटर के बंदे हैं, और ये जो जेंटलमैन हैं ये सेंटर से वापस हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी बनते हैं और 3 महीने के लिए चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। और 3 महीने के बाद ये वीआरएस लेते हैं, और वीआरएस लेने के साथ साथ इनको अपॉइंटमेंट मिलता है कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमिश्नर का। और ये 3 महीने के लिए हरियाणा क्यों आए थे, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। और जब ये 3 महीने के लिए हरियाणा आए थे, तो इलेक्शन कमीशन के अंदर इनका जब इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंटमेंट हुआ है, तो 2029 के चुनाव किसको करवाने हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये जेंटलमैन जो हैं ये 2031 तक अब इलेक्शन कमीशन के अंदर में रहेंगे। अब जब गए 3 महीने बाद छोड़ के, तो अगेन अनुराग रस्तोगी आते हैं, वही 1990 बैच के, और 20/2/2025 से लेकर आज तक अनुराग रस्तोगी जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं। और 22 महीने का इनका लंबा कार्यकाल होएगा चीफ सेक्रेटरी का। ये इकलौते शायद चीफ सेक्रेटरी हैं जिनको बैक टू बैक 2 एक्सटेंशन मिली हैं। तो अनुराग रस्तोगी साहब जो हैं वो एक और एसोसिएशन है हरियाणा में, आईएएस एसोसिएशन, उसको भी वो हेड करते हैं। तो ये अभी तक जो जितने भी मैंने लोग बताए हैं ये सारे चीफ सेक्रेटरीज बने हैं, और इन चीफ सेक्रेटरीज को सभी को पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट से सर्विस में एक्सटेंशन मिला है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो जूनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो जूनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनका ये कहना है कि हमारी जो तरक्की है वो इससे ब्लॉक हो रही है। क्योंकि जो भी आईएएस ऑफिसर अपनी जॉब में आता है तो उसके एस्पिरेशंस होते हैं, उनके एम्बिशन होते हैं, और एम्बिशन यही होता है कि एक दिन वो भारत सरकार का सेक्रेटरी बनेगा। और जब वो भारत सरकार का सेक्रेटरी बन के उसकी जो महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो उस तरीके से वो देखता है उसको। पर जब इस तरीके से अपॉइंटमेंट्स मिलते रहेंगे, तो क्या ये उन यंग आईएएस ऑफिसर्स के लिए एक तरीके से ब्लॉकेज नहीं है? क्या हरियाणा में जिस तरीके से कहते हैं, क्या उनकी ये हकमारी नहीं हो रही है?
क्या उनके साथ ये इनजस्टिस नहीं हो रहा है कि सरकार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रही है और ये जो लोग हैं, जो यंगर लोग जो लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो एक दिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएँगे जहाँ की वो सोच के आए हैं। तो इसके साथ-साथ मैंने किसी से जब ये पूछा कि इस तरीके से हो रहा है और इन यंग ऑफिसर्स के बारे में आपका क्या कहना है? एक आईएएस ऑफिसर्स, तो एक आईएएस ऑफिसर ने कहा कि ज़्यादा इतने बेचारे भी नहीं है ये, आराम से मौज-मस्ती कर रहे हैं और अपने आप को प्रोस्पर कर रहे हैं। इनको पता है कि इनको क्या करना है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी लीड करनी है। तो उन्हीं आईएएस ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि आदित्य, एक बात बताओ, अगर तुम कल मर जाओ, अगर सोचो कि कल तुम मर जाओ, खुरापाती आईएएस ऑफिसर थे वैसे, तो तो तुम क्या करोगे? तो मैंने उनको जवाब दिया कि अगर मैं कल मर जाऊँ तो मैं अपनी ज़िंदगी पूरी आज़ादी से और खुल के जीऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे यही जवाब सुनना चाह रहा था। तो अगर किसी आईएएस ऑफिसर को ये पता हो कि वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो ही जाएगा, तो वो भी अपनी पूरी आज़ादी, फ्रीडम के साथ में खुल के अपनी ब्यूरोक्रेसी करेगा, अपने फैसले लेगा। वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और वो खुद के लालच में नहीं आएगा कि मेरे को इस तरीके से अगर मैंने फैसले ना लिए तो मेरे को 60 साल के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा या अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सारा सिनेरियो है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस तरीके का हो क्यों रहा है? क्या हरियाणा सरकार के पास जो है, क्या ऑफिसर्स नहीं है? तो इससे एक सवाल जो उठता है वो ये है कि हरियाणा में जो है वो आईएएस ऑफिसर रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं? वो चले ही चले क्यों जा रहे हैं? और हरियाणा में जो सबसे बड़े डिसीजंस जो हैं हरियाणा के, वो आईएएस ऑफिसर्स ले रहे हैं जो रिटायर्ड हैं ऑलरेडी। मतलब आप सोचिए कि एक सरकार के अंदर में आपके सबसे बड़े फैसले एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ले रहा है। तो ये एक तरीके से चल क्या रहा है? अब आप देखिए कि क्या आईएएस ऑफिसर जो हैं और हरियाणा सरकार जो है वो एक हो गए हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी और सरकार एक हो गई है? हालाँकि ब्यूरोक्रेसी और सरकार एक ही होती है, पर मैं फिर भी थोड़ा-सा इसमें बता दूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है और जो सरकार जो है वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होती है। तो इसके बीच की लाइन जो है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बीच की लाइन ब्लर हो गई है तो आप ये सोच समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात इससे उठती है कि सरकार जो है वो इतना फ़ेवरेटिज़्म क्यों कर रही है? इतने अपॉइंटमेंट हैं उनमें सब, मतलब ऐसा क्या देखा है सरकार ने कि सारे के सारे चीफ सेक्रेटरीज़ को आपने एक्सटेंशन दे दिया या पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स दे दिए। ये सवाल उठाता है फ़ेवरेटिज़्म का, ये सवाल ये भी उठाता है कि कहीं न कहीं क्या सरकार के द्वारा आईएएस ऑफिसर्स उस तरीके से चलाए जा रहे हैं जिस तरीके से उनको नहीं चलना चाहिए? क्या ये करप्शन का दूसरा रूप नहीं है? जिस तरीके से अरुण जेटली ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। तो क्या आईएएस ऑफिसर्स हरियाणा के जो हैं, वो सारे के सारे प्री रिटायरमेंट उस तरीके के फैसले ले रहे हैं जिससे उनको एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट मिल जाए? और जिसकी वजह से उनकी खुद की जो आईएएस लॉबी है या उनके खुद के यंगर आईएएस ऑफिसर जो हैं, उनका नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हरियाणा में एक आईएएस एसोसिएशन है। वो आईएएस एसोसिएशन इतनी इर्रेलेवेंट है, इतनी मिसनूमर है कि वो कोई भी ऐसा काम करती ही नहीं है जो आईएएस के हित की बात हो। एसोसिएशन वो इसलिए बनाई गई है ताकि आईएएस के हितों की रक्षा हो सके, मैं अगर बिल्कुल हिंदी में कहूँ। पर वो बन क्या चुकी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिवाली या होली के डिनर या लंच के लिए काम करती है, या फिर वो कोई आईएएस रिटायर हो रहा है, उसके फेयरवेल के लिए काम करती है। तो उस आईएएस एसोसिएशन को अब आईएएस एसोसिएशन ना कह के हरियाणा केटरिंग एसोसिएशन कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उनको पता है, वो डिनर, फेयरवेल और लंच में एक्सपर्ट हैं, तो उनको पता है कि चंडीगढ़ में कहाँ पे बढ़िया मटन मिलेगा और कहाँ पे सबसे अच्छा लच्छा पराठा या बटर नान मिलेगा। तो खाने-पीने की चीज़ों के लिए वो फ़ेमस हो चुके हैं और उनके लिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आईएएस एसोसिएशन ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता? वो इसलिए भी नहीं उठाता क्योंकि उस आईएएस एसोसिएशन को जो चेयर कर रहा है, वो हरियाणा सरकार का जो सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होगा, वो उसको चेयर करेगा। और वो कौन है? चीफ सेक्रेटरी। और आपके चीफ सेक्रेटरी कौन है? अनुराग। और अनुराग को क्या कर रहे हैं? अनुराग खुद एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं। तो अनुराग के वो वही बात है, मैं एक आईएएस ऑफिसर से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अब अनुराग, ये जो चीफ सेक्रेटरी जो हैं, उनके गले में घंटी कौन बांधेगा? तो इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि द गवर्नमेंट रिवॉर्ड ऑफिसर इट ट्रस्ट, और सीधी-सीधी ये दिख भी रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि हरियाणा में आज से पहले अनुराग से पहले
जितने भी ये चीफ सेक्रेटरी बने, ती एक शायद 2 ही मौके हुए ऐसे हुए हैं कि एक बंदा 3 बार चीफ सेक्रेटरी बना हो। एक तो स्वरूप कृष्णन थे जो हरियाणा के पहले चीफ सेक्रेटरी थे, वो 3 बार चीफ सेक्रेटरी बने और उसके बाद एमसी गुप्ता थे। 90s से लेके 2000 के बीच में वो हुए हैं और वहाँ उस पीरियड में उन्होंने वो 3 बार वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था और लास्ट में मैं एक और बात कह दूँ कि मैंने लेटली ही एक आरटीआई फाइल की है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, ये जानने के लिए कि 1966 से लेकर अभी तक कितने आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिनको पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट दिया गया है या जिनकी सर्विस को एक्सटेंड किया गया है, जिनको सर्विस में एक्सटेंशन मिली है। और साथ ही साथ कितने चीफ सेक्रेटरीज भी ऐसे हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो अगर वो मेरे को मेरी आरटीआई का अच्छा सा जवाब दे देते हैं तो मैं एक और बड़ी रिसर्च के साथ एक नया वीडियो इस पे लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि कितने आईएएस ऑफिसर्स हरियाणा में हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिली, एक्सटेंशन मिली और उसके क्या बेसिस थे और उसका क्या रीजंस दिए गए थे। नॉर्मली तो रीज़न यही दिए जाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलरली एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये इसका बेबी प्रोजेक्ट है और इस बेबी प्रोजेक्ट के लिए इस बंदे की नीड है तो इसको रखा ही जाना चाहिए। और एक और चीज़ मैं भूल गया था जो आपको बताना चाहूँ, कास्ट। कास्ट भी बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है इसमें। आप ये भी देखिएगा कि किस बंदे जितने भी ये सेक्रेटरीज़ बने हैं या जितने भी ये पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स या एक्सटेंशन हुई है, उनकी कास्ट क्या है और उस कास्ट से पर्टिकुलरली किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नहीं फ़ायदा हो रहा है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पर मेरे को लगा कि ये बात मेरे को आपसे साझा करनी चाहिए तो मैंने आपसे साझा की। और भी खंगालते हैं इन फाइलों को, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आदित्य सांगवान। टेक इट चिल पिल ब्रो।